अच्छा 75,000 जो एम्प्लॉइज हैं इस वक्त 75-76,000 रुपीज, उनकी जो सैलरी है उससे ज्यादा अमाउंट पेंशन की मद में जाती है। असल बर्डन मेरे ख्याल में वो है। असल बर्डन यही है। 70 तक था ना, रेलवे प्रायोरिटी में शामिल होती थी, इसका अलग से अपना बजट होता था। सर शेख रशीद साहब ने एक दिन में 3 ट्रेनें चलाई थी तो उसमें ट्रेन एक थी, नाम 3 थे। नाम 3 थे। एक दिन वो अलामा इकबाल के नाम से 2 दिन चलती थी वो निश्तर एक्सप्रेस के, 2 दिन चलती थी जनाह एक्सप्रेस पे, और 2 दिन चलती थी सर सैयद एक्सप्रेस। वो अगर से टैग हटा लेते थे वो दूसरा, ये सर सैयद के नाम से 2 ट्रेन। हाँ। और रेलवे वालों को समझ आ जाती थी। नहीं, रेलवे वाले बड़े कंफ्यूज होते थे। मजे की बात ये है वो बैठे स्टेशन पे, यार सर सैयद ने आना है या उसने आना है, निश्तर ने आना है। नहीं पता लगता है। अगर आपको कहीं फुटेज का मौका मिले तो यकीन करें वो ट्रैक ऐसे ही है जैसे ज़मीन पे आपने 2 पटड़ी बिछा दी। कोई बैलेंस नहीं है दरमियान में, कोई स्लीपर नहीं है। अच्छा बजी शजी कुछ नहीं, बैलेंस जो हम पत्थर डालते हैं उसकी मजबूती के लिए एक भी नहीं, स्लीपर भी नहीं। ऐसे वो 2 लाइनें जा रही हैं कच्ची ज़मीन की। ट्रेन गवर्नमेंट की, ट्रैक गवर्नमेंट का, इंजन सारे गवर्नमेंट के, फ्यूल गवर्नमेंट का। एम्प्लॉइज में देखें ना, एम्प्लॉइज में सिर्फ ड्राइवर वगैरह आएगा, बाकी टिकटिंग का अमला, चेकिंग का अमला वो उस बंदे ने हायर करना, वो उसका है। टिकट की खरीदो फरोख्त, अंदर चेकिंग, सारा कुछ वो उसका है। इंडिया में यही रेल सिस्टम था ना जो हमें तकसीम के वक्त मिला, हमें मिल गया, कुछ हमें मिल गया। आज उनकी रेलवे जो है वो $बिलियन में प्रॉफिट में है। $बिलियन प्रॉफिट में है, $बिलियन, 1 बिलियन नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहतशिम तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन पाकिस्तान की हिस्ट्री में गेम चेंजर्स बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं और अनफॉर्चुनेटली कोई एक भी अपनी तकमील के मराहल तक नहीं पहुंच सका। और उसमें सी पैक ले लें, आप स्टील मिल ले लें, आप बाकी चलते जाएँ, तो इसमें एक रेलवे का जो एक प्रोजेक्ट आया था ML1 के हिसाब से, और फिर ML2 का भी किस्सा चलता रहा। तो इसका ML1 जो था ये बहुत सालों तक इसकी स्टेटमेंट चलती रही है कि ये पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा, ये गेम चेंजर है, और बहुत सारी जो है ना जी वो रेवेन्यूज़ इकट्ठे होंगे और इकानमी को ऐसे बूस्ट लगेगा कि आप देखते रह जाएंगे। और $बिलियन का ये प्रोजेक्ट चलता रहा और उसके 3-4 मिनिस्टर्स बारी बारी चेंज होते रहे और हर मिनिस्टर क्लेम करता रहा कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मैं ये कंप्लीट करा के जाऊँगा और ये क्रेडिट मेरे पास आएगा। तो इसकी एक्चुअल हिस्ट्री है क्या, ये कब शुरू हुआ और क्या बैरियर्स हैं इसके आगे, क्यों नहीं ये शुरू हो सकता, और मुकम्मल होने की तो बात की बात है, शुरू होगा तो बंदा कह सकता है कि जी ऐसा ऐसा रेंगते रेंगते हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अभी हमने सफ़र नहीं शुरू किया। तो इसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है, इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में है रऊफ़ मान साहब जो रेलवे के डिपार्टमेंट्स में और एजुकेशन में और वापडा में और अथॉरिटी रखते हैं। और रेलवे के बारे में तो ख़ुसूसन हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि ये ML1 के बारे में हमें ये जितना सेंसिटिव और जितना इम्पॉर्टेंट ये इशू है इसके बारे में हमें इसकी बैकग्राउंड बताएं और इसका जो बैरियर्स हैं वो बेसिकली हाईलाइट होने चाहिए। रोमान साहब आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये ML1 के साथ क्या कर रहे हैं आप? ML1 के साथ तो बेसिकली वही कुछ हो रहा है जो हम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ओके देखें, इसको गेम चेंजर के तौर पे कहा गया था कि जी शेख रशीद साहब तो हमेशा यही कुछ कहते रहते। ये मेरे ख्याल में 2002-2014 से इसका ऑनवर्ड शुरू हुआ था। तो आज देख लें कि ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, तो अभी शुरू नहीं हुआ। अभी इसकी एक ईंट भी नहीं रखी गई माशाल्लाह। तो 10 साल बहुत बड़ा वक्त होता है कौमों की तरक्कियों में और कौम को आगे जाने में। तो वो जिस तरह बता रहा था कि मिनिस्टर चेंज होते रहे, लेकिन ये गेम चेंजर वाला ख्वाब जो है ना ML1 का, ये पूरा नहीं हो सका। तो 2014 से ये शुरू किया बड़े अज़म और ऐलानात के साथ। और पहला जो इसके लिए PC1 बना, PC1 से पहले इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, नक्शे, उस पर कई करोड़ रुपए लग गए। पहला जो PC1 बना वो $9 अरब से ज़ायद का था। ओके, पहला जो PC1 था। ठीक है। तो ये चलता रहा सिलसिला 2-4 साल इसी तरह। उसके बाद फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं जी पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो इसको थोड़ा कम करें। तो इमरान खान के दौर में ये बात शुरू हुई, PTI के दौर में। तो फिर दोबारा से नेगोशिएशन शुरू हुई हुकूमत चीन के साथ, सारी करते कराते। ये बेसिकली चीन का मॉडल था। चीन का मॉडल, रिक्वायरमेंट चीन की थी? नहीं, रिक्वायरमेंट पाकिस्तान रेलवे की थी। ओके। देखिए सी पैक तो उनका अपना बेसिकली ग्वादर था बेसिकली, या इंडस्ट्रियल जोन थे, ठीक है ना।
इसमें पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया कि जी हम चलें, एक स्ट्रक्चर ये भी बन जाएगा और इससे भी ज़ाहिर है ट्रेड शुरू हो सकती है। कराची से आपको तेज़ रफ्तार जो है ना नकलो हमल माल बर्दारी के लिए पाकिस्तान तक, पेशावर तक, और पेशावर से फिर आगे अफ़गानिस्तान तक और सेंट्रल एशियन रियासतों तक, ये था बेसिकली। तो उस पर उन्होंने अपनी चीज़ें दी, उनको एग्री हो गए चाइनीज़, तो सारा एक सेटअप बन गया। तो वो 9+ बिलियन का जो है वो प्रोजेक्ट आ गया सामने, फिर इस पर कट लगा। ये प्रोजेक्ट बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फंडिंग करनी थी चाइना ने। अच्छा, ये इमदाद थी, लोन था? लोन था, टोटल $9 बिलियन जो आप बता रहे हैं कि ये फर्स्ट फिजिबिलिटी जो बनाई गई थी वो लोन था। ये उसने लोन देना था और उसके बाद उसने ये रिकवरी करनी थी हमसे, ऐसे ही। ओके। तो फिर ये कट लगा, ये 6 अरब और 80 करोड़ डॉलर का अब जो मौजूदा है, ओके, जिस पे ये तैयार हो गए हैं दोनों, चाइना भी और पाकिस्तान भी। इतने पैसे में हम ये मॉडल कर लें। तो इसमें डिफरेंस क्या? $3 अरब का जो कट लगाया गया वो ये अच्छा सवाल है। देखें, बेसिकली उसका जो ML1 का था, उसके खदोखाल ये थे कि इस पे हम चलाएंगे 160 की स्पीड से किलोमीटर की रफ्तार से। उसके लिए पूरा का पूरा ट्रैक नया बिछना है, यानी पूरा आपने वो उखाड़ के, उसके बुनियादी उखाड़ के उस पर पूरा एक फाउंडेशन बना के उस पर नया ट्रैक बिछाना था। ओके। और साथ में जंगला भी होगा क्योंकि 160 की स्पीड से जी वो। अच्छा, उसमें 160 के लिए ये होना था, और 160 के लिए ज़रूरी है कि आपके ट्रैक की फेंसिंग बड़ी ज़रूरी है, फेंसिंग जिस तरह मोटरवे पे ना जंगला होता कि वहाँ पे कोई साइकिल मोटरसाइकिल दूध वाला, जब 160 पे ट्रेन जाएगी तो फिर ब्रेक मारने की तो गुंजाइश नहीं होती। अब आप देख लें कि ML1 के ऊपर कम से कम 650 से ज़ायद आपके जो है ना वो रेलवे फाटक, रेलवे क्रॉसिंग कि 650 से 650 से ज़्यादा। ये कराची से पेशावर तक इसी ट्रैक पे, इसी ट्रैक। ठीक हो गया। ये वो तादाद है जो आप ये कह लें कि जो मंजूर शुदा लेवल क्रॉसिंग है। ठीक है, जिनको हम कच्चे फाटक कहते हैं ना, हाँ, वो नहीं होगा, वो इसमें ऐड नहीं है। हाँ, वो इसे हट गए हैं, वो हट गए हैं। तो उनको उन्होंने कहा कि जी इसको फिर किस तरह मेंटेन करें। उन्होंने कहा जी ये ख़त्म कर देंगे हम, या तो अंडरपास बना देंगे या फ्लाईओवर बन जाएंगे। ये चीज़ें प्लस फेंसिंग, ये सारी चीज़ें मिला के, तो वो जब इन्होंने कट लगाया तो अब कट किस पे लग गया? अब फेंसिंग नहीं होगी। ओके, ठीक है। स्पीड वही 160 ही है ना। 160 तो मुमकिन ही नहीं है, फेंसिंग के बगैर आप 160 कैसे चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। इसका मतलब स्पीड भी कम हो गई, स्पीड हुई 120 पे, 120 आ गई। यानी जो असल था कि लोगों को कम वक्त में आप अगर आप 160 से चलाएं तो कराची से लाहौर तक का सफ़र सिर्फ 10 घंटे का, 160 की स्पीड से चले तो। ओके। लाहौर से इस्लामाबाद या पिंडी का सफ़र 2-2.5 घंटे का। अब जब आ जाएगा 120 पे तो वो चीज़ तो ख़त्म हो गई ना, 17-18 घंटे तक चला जाएगा सफ़र, वो फिर वही चला जाएगा। बुनियादी मकसद ख़त्म हो गया, तेज़ रफ्तारी वाला। सही है। अब दुनिया देखें ना, दुनिया तो 300 से ऊपर जा रही है, बुलेट पे जा रही है, बुलेट पे जा रही है। अब ये जब बना था सिस्टम, ये ज़ाहिर है 150 साल पुराना है। आपकी जो पटड़ियाँ बिछी हुई हैं, उसकी जो फाउंडेशन बनी हुई है, ये आज से 100-150 साल पहले की है। सही है। और उस वक्त बनाई गई थी वो यही 120 के हिसाब से? ना, 120 नहीं जी, 60 की स्पीड से बनाई गई, 60 किलोमीटर हद रफ्तार, 60 किलोमीटर थी। और वज़न का भी हिसाब ज़ाहिर है, उस वक्त छोटी छोटी बोगी होती थी। अब तो ट्रॉलर आ रहे हैं, बड़ी गाड़ी, तो वो एक तो ना सिर्फ बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता ये ट्रैक, स्पीड तो खैर बाद की बात है। तो लिहाजा ये 160 वाला ख्वाब तो जो है ना वो तो हो गया ख़त्म। अब 120 पे आ गए। अब 120 पे आ गए। फेंसिंग भी खत्म हो गई, फेंसिंग भी, और जो अंडरपास और फ्लाईओवर बनने थे वो भी खत्म हो गए। तो 120 की स्पीड से तो ये जो 650 आपने बताया रेलवे क्रॉसिंग है, इस पे हर क्रॉसिंग पे फिर डाउट रह जाता है कि भी कोई फाटक वाला और ये वाला वो डेंजरस है। वो 120 की स्पीड से भी ट्रेन को रोकना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये कर देंगे कि चले रेलवे फाटकों को अपग्रेड कर दें, कोई सिग्नल सिस्टम बेहतर कर दें। उसमें सिग्नल सिस्टम भी था आपका जदीद, पूरा पेशावर से लेके कराची तक का, वो भी सारा था। उसमें तो आप ये कि हर आधे घंटे बाद पीछे ट्रेन चला देना आपको। अच्छा, वो डिजिटल सिस्टम पे ये सारा चला जाएगा जो रेलवे क्रॉसिंग जितनी भी है। तो अच्छा, इसमें अभी प्रॉब्लम क्या आया? मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें बैकफुट पे चला गया, चाइना ने पैसे देने से इनकार कर दिया। जब वो $9 अरब की फिजिबिलिटी बनी, दोनों एग्री हो गए, उस पर काम शुरू हो जाना चाहिए था ना।
वो नहीं हुआ, तो वो बैरियर किधर था? बैरियर देखें, पहला तो ये है कि जब आप टेंडर देते हैं ना इंटरनेशनल, उसका एक टाइम लगता है, कंपटीशन होता है, फिर चीज़ें जाती हैं, उसका एक प्रोसेस है, एक वो हो गया। दूसरा दरमियान में ये था कि रेलवे वालों को समझ नहीं आई कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आ रहा था, और वो इतने कैपेबल नहीं थे कि इस सारे प्रोजेक्ट को फौरी तौर के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते। कि जी वो चाइनीज़ आएंगे, एक्सपर्ट आएंगे, वो देखेंगे, करेंगे। शुरू कहाँ से करना है? शुरू कहाँ से करना है? इस गुंजल को जाहिर है छेड़े कहाँ प्रोजेक्ट है। अच्छा, फिर करेंगे तो फिर जब आप उसको शुरू करेंगे तो आपके इस वक्त डबल ट्रैक है ना। असूलों तो वैसे ये होना चाहिए था, ये इनसे बुनियादी गलती पहले ये हुई कि जब आप 9 अरब डॉलर से ज़ायद का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो आप एक बिल्कुल ही नई रेलवे लाइन पैरेलल कराची से पेशावर तक लेके जाएं। ओके, ठीक है, इसको छोड़ दें। हाँ, ये वैसे आप वाली बात भी ठीक है। ये बहुत सारे जो दुनिया के हुक्मरान हैं वो भी इसी मॉडल पे चलते हैं। वो कहते हैं कि एक एग्जिस्टिंग सेटअप को छेड़ना नहीं, वो अजाब है, उसको आप ठीक करने, उसके फिर आप नए खड़ा कर देना, उसके SOPs नए बना दें, और वो आपके लिए बड़ा आसान है उसको बनाना। जी, अब मुश्किल क्या होनी थी कि अगर आप नया ट्रैक नहीं बिछाते, आप ज़ाहिर मशीनरी लाएंगे साथ वाले ट्रैक पे, एक ट्रैक आपने बिछाना ना, एक बंद हो गया, वो होगी बंद, तो आपकी मुसाफिर ट्रेनें, आपका ये सारा जो फ्रेट ट्रेनें हैं, ये कहाँ से जाएंगी? रुक जाएंगी, 20-20 घंटे लेट होंगी। और ये प्रोजेक्ट कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते का या 1 महीने का है नहीं, 8 साल का, 8 साल का प्रोजेक्ट है। तो 8 साल में आप मुझे बताएं, 8 साल में एक बंदा 22 घंटे लगा के या 25 घंटे लगा के लाहौर से कराची जाए, क्यों जाएगा वो? मुसाफिर भी गए, रेवेन्यू भी गया, ठीक है ना जी। लेकिन वो जो नया ट्रैक के लिए फिर आपको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी उसके लिए, वो एक ह्यूज अमाउंट। ना, वो तो देखें, ट्रैक के 40 फुट इधर 40 फुट उधर रेलवे के पास ही है। अच्छा, आप कहते हैं उसी के साथ ही आप हाँ पैरेलल कर दें, उसी के साथ कर दें। लेकिन ये भी चलता रहता, लेकिन वो जो बुलेट इसमें ML1 का जो ट्रैक बन रहा था वो नया बन जाता, वो बिल्कुल नहीं, लैंड एक्वायर नहीं करनी नहीं, जरूरत नहीं। और जो आपका जो एग्जिस्टिंग सेटअप है ये भी एज इट इज रह जाता। तो उसके लिए कॉस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। कास्ट देखें, कास्ट तो फिर 9 अरब डॉलर, कास्ट तो थोड़ी बहुत फर्क पड़ जाता, लेकिन ये उससे बेहतर था कि आप अपना पूरा रेवेन्यू का बेड़ा गर्क करके, ट्रेनों की टाइमिंग का बेड़ा गर्क करके, और 8 साल तक ये खेल खेलते रहें, ठीक है ना जी। तो उस पे जब ये शुरू में हुआ तो इशफाक खट्टक साहब थे CPEC लीडर के तौर पे, जो ये ML1 का प्रोजेक्ट, तो उन्होंने जो पहली प्रेजेंटेशन दी तो वहाँ एक सीनियर अफसर ने खड़े होकर ये बात की, सीनियर अफसर नहीं था, मिडिल में था वो, उसने भी यही बात की कि उन्होंने जब हम ये करेंगे तो उसके साथ ये होगा। उन्होंने कहा बैठ जाएं, आपको नहीं पता किसी चीज़ का। अब इसी तरीके से फिर ये डिले होता रहा कि जी फिर ये इसको किस तरह कवर करेंगे, ट्रेनों को हम किस तरह चलाएंगे, काम भी हमने करना है। अब फ्रेट ट्रेन के अगर माल बर वक्त नहीं पहुंचता तो कौन पागल है जो रेलवे को अपनी तो देगा, वो तो उसके ज़रिए आएगा, कंटेनर के ज़रिए, बाय रोड। ये बहुत सारी पेचीदा इस तरह थी, इनसे वो कवर नहीं हो सका। ये उसको प्रोजेक्ट को पूरी तरह, एक तो वो नहीं करके गए, नया पाथ बना देते, ठीक है ना जी। उसमें फिर ये होता कि आप 2 ट्रैक्स को चलाएं मुसाफिर ट्रेनों के लिए, एक को सिर्फ मखसूस कर दें फ्रेट ट्रेन के लिए, ठीक है, एक के पीछे एक गाड़ी आप भेजते रहें। अब आपका देखें, इस वक्त ज़्यादा से 14 से 15 ट्रेनें माल फ्रेट की कराची से निकल रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। ये आपकी तादाद चली जाती 70-75 तक। अब देखें ना, इस वक्त पोर्शन जो है आपका, जो कुल हिस्सा रेलवे का है माल बर्दारी में, वो 4% है। बाकी सारे ये ट्रक और ट्रॉली बाई रोड जा रहे हैं। सब मेरे ख्याल 8 मिलियन टन की इनकी गुंजाइश है जो ये सामान को लेके जाते हैं। अब अगर वो ML1 का जो इनका प्रोजेक्ट था उसमें ये तादाद हो जानी थी 35 मिलियन टन की, तकरीबन 20% शेयर आ जाता है रेलवे के पास। असल आमदनी तो यही होती है रेलवे को। उसके लिए अगर ये ट्रैक अलग बना देते तो आप देखें कहाँ से कहाँ जाती हैं आपकी ट्रेन। लेकिन ये जो ट्रॉला वाला माफिया है, ये तो इसमें बैरियर नहीं है किसी तरीके से। वो कहते हो कि ये बन गया तो फिर हमारी तो रोजी गई। जैसे वो KPK का एक रेलवे का वजीर भी रहा है ना। हाँ,
वो भी रहा है। नहीं ये देखें, ये तो जेन्युइन बात है कि आपका कंपटीटर तो आ गया ना मैदान में, ये तो है। लेकिन ये चूँकि रियासत अगर चाहे तो गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, एक रियासत का अपना ओन एक है, तो उसमें तो मेरे ख्याल इतने ताकतवर नहीं होने चाहिए कंटेनर माफिया। चलें कोई एक हिस्सा ताकतवर हो सकता है, सारे तो नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे हुकूमत बेचारी मजबूर है, उधर से ऑयल टैंकर माफिया है, उधर से ये ट्रॉला माफिया है, उधर से चीनी माफिया है, आटा माफिया है, गंदम है, सीमेंट माफिया है, ऑटोमोबाइल सर कितने सारे माफिया हैं। बेचारी गवर्नमेंट किस किस से टक्कर दे? इसमें तो कोई शक नहीं, बेसिकली पाकिस्तान है ही माफियाज का, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। अपने अपने कार्टल बने हुए हैं, सीमेंट के, शुगर के, ऑयल के चीज़ें, इसमें तो कोई शक नहीं। तो किधर जाए फिर हुकूमत बेचारी? बस हुकूमत ऐसी है जैसे चल रही है। तो ये फिर इसका मतलब इसको भूल जाए ML1 को? हाँ, इसको नहीं करेंगे तो सही। अब इनकी एक टेक्निकल कमेटी नहीं आना है चाइना के एक्सपर्ट ने, जिनके साथ मामला मज़ीद तय होने हैं कि कौन सा सेक्शन। अब ये एक साथ नहीं शुरू करेंगे, ये डिवीजन कर दिए फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 पे। फ़ेज़ 1 पे मेरे ख्याल पहला जो है वो इधर से लेकर आ रहे हैं नवाब शाह से रोड़ी और मुल्तान तक, क्योंकि सखर डिवीजन की हालत बहुत ख़राब है इस वक्त ट्रैक की। वो तो इनकी हिम्मत है, मैं कहता हूँ ड्राइवरों की और बाकी जगह आप उस पर चला रहे हैं, गिर जाती हैं, फिर भी गिर जाती हैं। लेकिन बेसिकली चीज़ ये है कि ट्रैक के बगैर तो मुमकिन नहीं है ना। अब ये तो चलो बन जाएगा, अब ML2 का जिस तरह है सूरत हाल, तो वो चलो ML2 पे तो हम डिटेल में अभी आते हैं। तो इसका अभी चाइना ने आना है, इंजीनियरिंग टीम ने, वो उसमें बैठ के फाइनल करेगा। टेक्निकल टीम ने आना है, वो फाइनल करेगी कि हमने इसको करना है। अच्छा, ये जो फेज़ वाइज शुरू कर रहे हैं, तो वो फेज़ वाइज का फ़ायदा क्या होगा? मतलब एक ब्लॉक आपका 60 किलोमीटर वाला है, जो दूसरा फेज़ आप बना लेंगे वो 120 किलोमीटर वाला होगा, उसके बाद फिर 60 किलोमीटर वाला होगा, फिर 120 वाला होगा। तो फिर ये कैसे उसमें ट्रेन कैसे? फिर ये हो जाएगा ना कि देखें, अगर ये सखर डिवीजन से शुरू करते हैं, खैरपुर से जाते हैं या नवाब शाह से आगे रोडी की तरफ जाते हैं, तो आपको अगर रुकावट आएगी ट्रेनों को अप्स एंड डाउन को, तो वो सिर्फ उस सेक्शन पे आएगी। बाकी अपनी नॉर्मल स्पीड से 60 की स्पीड से आती, 120 100 ठीक है ना जी, वो आती जाएगी। वहाँ आगे डिटेंशन होगी थोड़ी बहुत, ज़ाहिर है वो तो होनी है। तो बाकी तो कम से कम अगर आप ये इधर से भी शुरू कर देते हैं, इधर से भी शुरू कर देते हैं, फिर तो चौक हो जाएगा सारा सिस्टम इनका। चौक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें ML2 का भी वो सुना कि वो भी डिस्कस होता रहा था कि ML1 पहले बना लेंगे, फिर ML2 बना लेंगे। तो वो उसकी कंडीशन क्या है वो इस वक्त? वो भी उसकी तो कंडीशन वैसे वो आप ये देखें कि हमारे यहाँ तो रेलवे पे तवज्जो नहीं ना दी गई इतनी। वो आपका एक पैरेलल रूट डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से शार्टेस्ट भी कराची से पेशावर तक का, ये ऐसे समझ लें कि इंडस हाईवे के साथ साथ जा रहा है। अब उस पर इन्होंने इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। कोई ML1 की अपनी हालत ख़राब है, इसको पूरा नहीं कर सके तो उस रूट को बेचारे को क्या करते। लेकिन वो बहरहाल जैसा भी है एक रूट बना हुआ है, उस पर अभी चल भी रही है ट्रेनिंग। हाँ, अब चली है खुशहाल खान एक्सप्रेस। कितने से बाद? ये कोई 5 साल के बाद चली है ट्रेन। मंजिल तक पहुँच गई? हाँ, मंजिल तक तो खैर उसका पहला दिन ही ड्रिलमेंट हो गई उसकी। वो वजह ट्रैक। अब मिनिस्टर साहब जो कि नए आए हुए, हर मिनिस्टर जब नया आता है ना तो वो कहते हैं मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ अपनाना, अपने क्रेडिट में लूँ। सर शेख रशीद साहब ने एक दिन में 3 ट्रेनें चलाई थी तो उसमें ट्रेन एक थी, नाम 3 थे। एक दिन वो अल्लामा इकबाल के नाम से 2 दिन चलती थी वो निश्तर एक्सप्रेस के, 2 दिन चलती थी जनाह एक्सप्रेस पे, और 2 दिन चलती थी सर सैयद एक्सप्रेस। वो अगर से टैग हटा लेते थे वो दूसरा। हाँ। ये सर सैयद के नाम से 2 ट्रेनें। हाँ। और रेलवे वालों को समझ आ जाती थी? नहीं, रेलवे वाले बड़े कंफ्यूज होते थे। मजे की बात ये है वो बैठे स्टेशन पे, यार सर सैयद ने आना है या उसने आना है, निश्तर ने आना है, नहीं पता लगता। तो ये इस तरह के मज़ेदार मुल्क नहीं है हमारा। तो मौजूदा मिनिस्टर जब आए हैं तो उन्होंने कहा भी मैं अब क्या करूं, उन्होंने फटाफट जी वो खुशहाल एक्सप्रेस को चलाना है ML2 पे। ML2 लो जी, फटाफट इन्होंने काम किया। कुछ मुल्तान डिवीजन में तो इन्होंने अपना कुछ थोड़ा बहुत ट्रैक को मेंटेन कर लिया, लेकिन वो जैकबाबाद से कश्मूर कॉलोनी और ये वाला रूट जो था 110-120 किलोमीटर वाला, अब सैलाब भी आया हुआ था, फिर मेंटेनेंस भी नहीं हुई, कोविड आ गया। अब जो रेलवे अफसरान में भी इतनी वैसे सख्त नहीं होती कि वो
बॉस को समझा दें कि भाई अभी ये डेंजरस है, अभी मेंटेन करना है हमने, उसकी मेंटेनेंस का सर्टिफिकेट ले लें, करें। इन्होंने कहा हाँ जी ठीक है जी। अब वो पहले दिन जो चली है तो जैकबाबाद के करीब वो ड्रिल हो गई। अगर आप उस जगह को देखें, अगर आपको कहीं फुटेज का मौका मिले तो यकीन करें वो ट्रैक ऐसे ही है जैसे ज़मीन पे आपने 2 पटड़ियाँ बिछा दी। कोई बैलेंस नहीं है दरमियान में, कोई स्लीपर नहीं है। अच्छा बजरी शजरी कुछ नहीं, बैलेंस जो हम पत्थर डालते हैं उसकी मजबूती के लिए, एक भी नहीं, स्लीपर भी नहीं। ऐसे में 2 लाइनें जा रही हैं कच्ची ज़मीन के ऊपर। अच्छा तो वो उस ट्रैक पे जो ट्रेनें चलती हैं वही 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर वाली स्पीड से? उस पर सेक्शनल स्पीड तो उसकी 70-75 है। लेकिन वो चला भी 20 पे रहे थे उस सेक्शन। वो अच्छा, 20 की रफ्तार भी बर्दाश्त नहीं कर सका ट्रैक। बोगियाँ ड्रिल हो गई। अब क्या करें जी, पहली ट्रेन ही को 12 घंटे की तख़ीर से पहुंची है। अब क्या करें भी, इसको किस तरह करें? अब उन्होंने एक और काम कर दिया, अब वो हर 2 दिन के वक्फे के बाद तीसरे दिन चलती है इधर से पेशावर से, और 2 दिन के वक्फे के बाद फिर कराची से चलती है। अब यूँ चला रहे हैं इस ट्रैक पे, इसी ट्रैक ML1 पे, ML2 पे। तो वो उसको रिपेयर नहीं किया ट्रैक को, उसी ट्रैक पे चला रहे हैं? उसी पे चला रहे हैं, उसी पे चला रहे हैं। मतलब अक्ल नहीं आई कि ये हमने एक एक्सपेरिमेंट हुआ, वो कोलैप्स हो गया, उसके थोड़ा बाद बहुत उसके नट को कस दिए होंगे, थोड़ा बहुत स्लीपर डाल के वो जो पोर्शन है, लेकिन उसकी ट्रैक की हालत ऐसे ही है कि वो आप 100 पे भी नहीं जा सकते वहाँ। नहीं, वो तो आप कह रहे थे 20 की स्पीड पे था तो वो गिर गया। हाँ। तो वो अभी 10 की स्पीड पे चला के देखें, शायद वो ट्रेन वहाँ से गुजर जाए। तो वो अपनी तरफ से उन्होंने एहतियात बरती कि भाई ये ट्रैक की हालत ठीक नहीं है तो इसको 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलाएं। वो 20 किलोमीटर की रफ्तार से भी ड्रिल होगी। बुनियादी बात वही है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेहतर नहीं करते, फिर बाकी सारी ज़बानी दावे कि हम ट्रेन को यूँ कर देंगे, सिस्टम में ये कर देंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सीधा चीज़ें हुई हैं, 150 साल ब्रिटिश दौर की चीज़ें बनी हुई हैं। खानेवाल में जो पुल गिर गया, ठीक है ना जी, अब इसकी मेंटेनेंस का किसी को ख्याल ही नहीं है। इस तरह के बेशुमार पुल हैं, तो क्यों नहीं करते ख्याल? ये इधर बैठ के जो देखे ना कि मतलब बेसिक काम है ना सर उनका, कि रेलवे के ट्रैक पे रेलवे की जो गाड़ियां हैं उनका मेंटेनेंस, इंजन का, पटरियों का, ये सारा कुछ करना इनके और क्या काम है? काम तो इन्होंने कोई स्कूल नहीं चलाना, इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनानी, इन्होंने कोई मिसाइल नहीं बनाने, एक ही काम है रेलवे का, वो भी इनसे नहीं हो रहा। नहीं होता, नाहली है। वैसे एक मौक़िफ़ इनका ये भी है कि जी हमें प्रॉपर फंड भी अवेलेबल नहीं है, मटेरियल नहीं देते। मटेरियल वाली बात तो किसी हद तक ठीक है। अब हालत ये है कि इस वक्त भी कई आपकी मुख्तलिफ़ ट्रेनों में जो बोगी हैं ना, उनका ब्रेक सिस्टम ठीक नहीं है, आउटडेटेड है, वर्कशॉप में जाने वाली हैं, लेकिन अफसरान कहते हैं चलाएं, लगा के चला दें, गाड़ी चलाएं। बस क्यों चला रहे हैं? बस अपनी एफिशिएंसी जी, हम ट्रेनें चला रहे हैं। नहीं, एक साइड पे मतलब उनकी अपनी एफिशिएंसी के लिए वो सारी रॉन्ग डूइंग कर रही हैं, एक साइड पे जो राइट डूइंग है उस पर वो कहते हैं कि जी हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, तो हम क्या करें जी। ये किधर की साइंस? देखें, जब तक डेफिसिट में ये जा रहा है, जब तक तो फंड तो वाकई गवर्नमेंट भी प्रायोरिटी पे रखे ना। कोई दौर होता था 70 तक जो था ना, रेलवे प्रायोरिटी में शामिल होती थी, इसका अलग से अपना बजट होता था, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारी तवज्जो रोड्स पे चली गई सारी, मोटरवे ये वो, हुकूमतों ने इस पर ज़्यादा वो भी नहीं किया। सर वो हमारी तवज्जो की है ना, रेलवे वालों की तो तवज्जो रेलवे पे रहनी चाहिए थी ना सर, उन्होंने भी खाबे शुरू कर दिए। खाबे तो देखें ना, हर महकमे में भी है, ये रेलवे भी वैसे ही है। लेकिन इसमें एक चीज़ तय है कि इनको वाकिफ जो मतलूबा फ़ंड है ना, जो ग्रांट हुकूमत को बजट इसका रखना चाहिए, वो नहीं है। सर कमा भी तो नहीं रहे ना, जो वो अपने धंधे इन्होंने सारे चलाए हुए हैं। लेकिन आप कितने एम्प्लॉइज़ हैं इसमें वापडा के? इसमें रेलवे में, सॉरी रेलवे में है 76-77 हज़ार करीब रह गए, ये 1 लाख से ऊपर होते थे। ठीक है, तो ये अभी रेलवे का जो सिस्टम है इसमें कार्गो और पैसेंजर ट्रेन का, तो ये इनका वजन नहीं बेयर कर सकता? 76,000 एम्प्लॉइज है। आप 14 ट्रेनें अगर फ्रेट की चलाएंगे तो उसमें से आप क्या खर्चा, क्या आमदनी करेंगे, मुझे बताएं। जहाँ आपकी कराची जैसे जहाँ पोर्ट है, वहाँ से आपकी तो 60-70 फ्रेट ट्रेनें डेली की बुनियाद पर निकलें। अच्छा, ट्रेनें निकल रही तो वो बंदे फारिग करें, फिर ये बंदे को टिका के बैठे हुए बंदे कर रहे हैं फारग। जो आप बता रहे थे कि 1 लाख लास्ट फिगर थी, तो 1 लाख से कम करके भी वो ऐसा बतरीज हो जाए कि अब भी इन्होंने किया है, कोई मेरे ख्याल 11 से 12 हज़ार असामी इन्होंने ख़त्म कर दी।
बिल्कुल। असामियाँ ख़त्म कर दी हैं, कुछ असामियाँ ख़त्म की हैं, कुछ सरप्लस पूल में जाएंगे, कर रहे हैं उसको रेलवे के सिस्टम को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे। उसको चीन करेगा आगे, अगर ML1 आ गया तो। हमारे में इतनी सख्त नहीं है। नहीं, हमारे में सख्त नहीं है मान साहब। जब ये ट्रेन प्राइवेटाइज करते हैं, सपोज मैं जाके एक ट्रेन को ले लेता हूँ, मैं कैसे प्रॉफिट मिल चला लेता हूँ? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं चलाती, रेलवे की मिनिस्ट्री नहीं चलाती, रेलवे के एक्सपर्ट इंजीनियर नहीं चलाते, जो उसकी मार्केटिंग के लिए बैठे हुए हैं, जो 30-30 साल वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो नहीं चलाते। मैं एक लेमैन जाता हूँ, मैं ट्रेन ले लेता हूँ ठेके पे, मैं चला लेता हूँ, कामयाब कर लेता हूँ, मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, उनको भी दे रहा हूँ कमा के। सर उसमें फिर बुनियादी वही बात आ जाती है ना कि सरकारी सेक्टर में जिस तरह मुलाजमीन के काम करने का रुझान है, अच्छा जी काम हुआ नहीं हुआ, तनख्वाह तो मिल जानी है, ठीक है ना। अब प्राइवेट सेक्टर में तो आपको पूरे सारा होमवर्क करके आए होते हैं, कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। फिर रेलवे में जब रेलवे अगर गाड़ी चलाएगा तो उसमें रेलवे पुलिस के लोग भी जा रहे होंगे, रेलवे के मुलाजमीन भी फ्री जा रहे होंगे, उनके दोस्त अजीज़ वकारा भी फ्री जा रहे होंगे, ठीक है ना जी, सारी चीज़ें होंगी। प्राइवेट सेक्टर तो इस तरह नहीं करने देता आपको, उन्होंने अपना कैलकुलेशन लगाई होती है। वो इसलिए इनको मतलब एक ट्रेन अगर 1 अरब कमा रही है तो वो 1 अरब 10 करोड़ की आपको बिड दे देते हैं। बिड दे देते हैं। ये कहते हैं 10 करोड़ से ज़्यादा। ये अपनी जान छुड़ाते हैं, उन्होंने कहा चलें 10 करोड़ फालतू आ रहा है ना, ये जो हम खज्जल ख्वारी करके इसे लेंगे तो हम इन्हीं के हवाले करें, हम 10 करोड़ पर फालतू लें। अच्छा, वो मतलब देखें, जो 1 अरब रुपए की अगर वो रेलवे की ट्रेन चल रही थी, मैं जाता हूँ, मैं 1 अरब 10 करोड़ रुपए की बिड दे देता हूँ, वो मुझे दे देते हैं, तो 1 अरब 10 करोड़ तो मैंने रेलवे को देने हैं, तो 10-15 करोड़ तो मैं भी कमाऊंगा ना सर, जाहिर है, तब भी तो मैं फिजिबल हूँ ना। इसका मतलब ये है कि अगर उस ट्रेन को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज रेलवे करे तो रेलवे को तो 1 अरब 30 करोड़ रुपए की सेविंग हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जो मैं 15 करोड़ खुद रख रहा हूँ, 15 उनको दे रहा हूँ 1 अरब के अलावा, तो वो उसको नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि नहीं जी, हम ये क्यों खज्जल ख्वारी करें, हम क्यों सरदर्दी लें कि जी 1 अरब के अलावा 30 करोड़ रुपये हम इजाफी क्यों कमाएं, लिहाजा इसको आउटसोर्स कर दें। तो इन अक्लमंदों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि ऐसा ऐसा आप सारी ट्रेनें प्राइवेटाइज करते जाएंगे तो फिर आप किधर बैठेंगे? तो बेसिकली बुनियादी काम तो इनका रेलवे को चलाना है ना, रेलवे को चला नहीं रहे, लेकिन ये घर जाएंगे ना। अब अगर आप देखें ना, इस वक्त प्रायोरिटी क्या चल रही है? इस वक्त प्रायोरिटी ये चल रही है कि रेलवे प्रायोरिटी नहीं है ट्रेनें चलाना, अब ये चले गए हैं लैंड की तरफ, कमर्शलाइज करें जी, वो राजी निकालें, उनको कमर्शियल करें, यहाँ पेट्रोल पंप बना दें, ये करें, सारी तवज्जो इस वक्त फोकस मिनिस्टर साहब का भी ये जी, तजावज़ात हैं, कब्ज़े हैं, वो खाली करो। ट्रेन की तरफ कोई इतनी तवज्जो नहीं है कि हमने ट्रेन सिस्टम को किस तरह बेहतर करना है। नहीं मतलब वो जो प्रॉपर्टी जितनी भी पड़ी हुई है, लैंड पड़ी हुई है, उसको कमर्शियल भी कर दिया, वहाँ प्लाजे भी बना दिए, वहाँ इन्होंने क्लब बना दिए, जैसे इधर रेलवे क्लब बनाया हुआ है, इन्होंने पंप भी बना दिए, सारा कुछ आना शुरू हो गया, मंथली इनका भी 1 करोड़ आना शुरू हो गया, 2 करोड़ आना शुरू हो गया। उससे ये 75,000 एम्प्लॉइज़ की सर सैलरीज तो नहीं मैनेज होती। सर पेंशन नहीं दे पा रहे अब पेंशन जो है ना, पेंशन बढ़ चुकी है तनख्वाह से। अच्छा, 75,000 जो एम्प्लॉइज़ हैं इस वक्त, 75-76,000 रुपीज़ उनकी जो सैलरी है उससे ज़्यादा अमाउंट पेंशन की मद में जाती है। पेंशन की मद में असल बर्डन मेरे ख्याल में वो है। असल बर्डन यही है। वो ये कोशिशें कर रहे थे, शेख रशीद साहब के दौर में भी ये एक कोशिश हुई है कि हुकूमत जो है वो हमें पैसा ना दे ग्रांट रेलवे को, ये पेंशन वाला जो है ना ये अपने जिम्मे ले ले। तो ये बड़ी काम की बात है कि जी आप हमें पैसा ना दें, आप ये बीमारी अपने गले में डाल लें। ये कर दें, आप हमें जो पैसा 50 अरब देते हैं, 45 से 50 अरब रेलवे को होता है हर साल बजट में, वो हमें ना दें, आप उधर कर दें ट्रेन को हम इस तरह से, ये हमारी जान छुड़ाएं पेंशन से, क्योंकि उसमें तो बतदरीज इजाफा हो रहा है ना। हाँ, हर साल को मतलब कई 100 सैकड़ों रिटायर होते होंगे और वो पूल में जा रहे होंगे ऐसे ही। तो अभी ये जो इस वक्त जो सर्विंग में है सर, ये इस चीज़ को फोर्स ही नहीं कर रही कि जी जैसे जैसे रेलवे कोलैप्स होता जाएगा तो गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है कि जी अब पेंशन पे कट लगाएगी, जॉब्स ख़त्म करेगी, तो इनकी जॉब्स के लिए फिर इनको ये नज़र नहीं आ रहा कि हमारे साथ अगले 2-3 सालों में 5 सालों में क्या होता नज़र आ रहा है इनको, ये नहीं देख रहे इसको। नहीं, उनको अंदाज़ा तो है, लेकिन देखें जॉब की जो अब जदीद टेक्नोलॉजी उसमें आप देखें ऐसा ऐसा अफरादी क़ुव्वत कम होती जा रही है हर शोबे में, रेलवे में भी कम हो जाए। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जी, पानी पिलाने वाला जी, फलां वो किबला दिखाने वाला, वो चीज़ अब नहीं रही अब, ठीक है, तो वो तो ऐसे ऐसे ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आप उस जिद्दत की तरफ भी जाएँ ना, उसकी तरफ भी आप नहीं जा रहे। रेलवे आप किस तरह उसको अपग्रेड करेंगे? नहीं, जिद्दत की तरफ जा नहीं रही है, लाहौर से इस्लामाबाद बुलेट ट्रेन चला नहीं रही हो सर, अभी तो ऐलान है ना,
ऐलान करने में क्या रज है? तो वो वो feasible भाई नहीं है। आप अपने ट्रैक तो ठीक कर लें, बुलेट ट्रेन तो उसके लिए अलग ट्रैक बनाएंगे या इसी को नहीं, वो upgrade अलग कर- बनेगा, अलग बनेगा, अलग बनेगा। अलग बनेगा। तो वो मेरे ख्याल में 250-300 किलोमीटर की स्पीड से होगा वो। बुलेट ट्रेन का तो मतलब यही है कि कम से कम 2+ हो, 2+ हो। 200+ हो, फिर तो है। तो ये भी सीएम साहब ने ऐलान तो किया है कि वो कहते हैं कि वो पंजाब गवर्नमेंट के अपने तौर पे बनाना चाह रही है। तो वो वहाँ से फंड आ जाएगी उनके पास इस रेलवे को देने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, इसको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए फंड नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत करेंगे कुछ इस तरह का सिलसिला। तो इधर भी कर दें। इधर तो ML1 आ रहा है, आप उसको क्या करेंगे? मतलब चीन को कहें कि आप टेक ओवर कर लो रेलवे का, आप चलाओ इसको, ML1 भी बनाओ, ट्रेनें भी आप ले जाओ, अपनी बनी हुई ट्रेनें भी ले आओ, यहाँ पे इंजन भी ले आओ, चलाओ भी सही, बंदे भी आप ले नहीं, जाओ। हमसे नहीं मैनेज होता ये काम। ML1 का जो प्रोजेक्ट था उसमें एक तजवीज़ ये भी थी, ये भी शामिल थी कि आपका जब ट्रैक बन जाएगा तो हम फिर मुख्तलिफ फ्रेट कंपनियों को यहाँ दावत देंगे। एक कंपनी रेलवे की होगी, बाकी जितनी मर्जी आ जाए बिड करके। तो वो उनका ये था कि वो अपनी बोगियाँ ले आएँ, अपने इंजन ले आएँ। अच्छा, हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है। आपके ठीक है। ट्रैक को यूज़ करेंगे, ट्रैक उसका को यूज़ फेयर करें, हम देंगे। आपसे ट्रैक का किराया लेंगे। ट्रैक का किराया लेंगे। तो ये था उनमें। अच्छा, ये जो ट्रेनें इन्होंने ठेके पे दी हुई हैं, प्राइवेटाइज की हुई हैं, बेची हुई हैं, ये कैसी साइंस है इसमें कि ये क्या? ना बेची हैं, इन्होंने सिर्फ कमर्शियल मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के को दी, यानी टिकटें दे फरोख्त करे, बस खुदा हाफिज़। हमारा हिस्सा हमें जो हमारी जो बनता है उसका किराया, रेंट, मंथली जो भी है वो हमें देता है। ट्रेन गवर्नमेंट की, ट्रैक गवर्नमेंट का, एम्प्लॉइज इंजन सारे गवर्नमेंट के, फ्यूल गवर्नमेंट का। एम्प्लॉइज़ में देखें ना, एम्प्लॉइज़ में सिर्फ ड्राइवर वगैरह आएगा, बाकी टिकटिंग का अमला, चेकिंग का अमला वो उस बंदे ने हायर करना है, वो उसका है। टिकट की खरीदो फरोख्त, अंदर चेकिंग, सारा कुछ उनका वो उसका है। और इसकी मेंटेनेंस जो है वो रेलवे की है। ये कैसी डील की गई है? सर देखें ना, वो तो सिर्फ उनको आप टिकट भेजने का इख्तियार दे रहे हैं, बाकी मुसाफिर तो आपके ही हैं ना। नहीं, मुसाफिर हमारे हैं। देखिए, हमने तो उसको वो आले नाल उसको कर दिया ना कि ये ट्रेन चलेगी, ये आप सवारियां आपने लेके आनी है, आप जितनी सवारियां बिठाओ ना बिठाओ, हमें इतने पैसे देने हैं। हाँ जी, पैसे तय हो गए ना जी बिल्कुल, आपके। बिल्कुल। आपने 1 महीने के लिए रेंट पे किसी को गाड़ी दे दी, अभी उसके गाड़ी का पंचर हो जाता है, वो कहती पंचर आप लगवाओ। इसका जो हम चला रहा था, मैं खड्डे पे गया हूँ तो खड्डा लगा है, पत्थर लगा है, जो टायर ब्रस्ट हो गया हुआ है, तो ये 40,000 रुपये का टायर आप डलवाओ। मैं नहीं डलवाता क्योंकि गाड़ी मैंने रेंट पे लेके आया हूँ। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें रेलवे की मेंटेनेंस है, सारा कुछ रेलवे का है। मतलब मेरे ख्याल में किसी भी मॉडल में आप घर लेते हैं ना जी, मोटर जल गई, वो कहते हैं जी आप ये घर क्योंकि आपका है, मैं तो किराए पे लिया हुआ है, मोटर आप लगवा के दें मुझे। सर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके पास तो सेटअप है सारा, ठीक करने का भी, इंजनों का भी, सर, वो मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है। इसलिए उनको कहें कि हमारी वर्कशॉप है, अगर ट्रेन चलते हुए खराब हो गई है, क्योंकि आप अगर मिस यूज करते हैं, ड्राइवर उसकी वो केयरलेस, ड्राइवर तो रेलवे का है ना, चलानी रेलवे ने है। अच्छा, चलानी रेलवे ने सिर्फ एक टिकटिंग नहीं मैनेज हो रही, कमर्शियल मैनेजमेंट सिर्फ उनके पास है। सिर्फ टिकट सेल करना और चेकिंग करनी, ये दो काम रेलवे से नहीं हो सकते। उन्होंने प्राइवेट बंदे हायर कर लिए, उसको कहेगा ये 15 करोड़ रुपए आपने कमाने हैं, सिर्फ ये 2 काम आपने हमारे करके देने हैं, ये हमसे नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता, बेसिकली तो नाकामी है ना। आप देख लें इंडिया में यही रेल सिस्टम था ना जो हमें तकसीम के वक्त मिला, हमें मिल गया, कुछ नहीं मिल गया। आज उनकी रेलवे जो है वो $बिलियन में प्रॉफिट में है। $बिलियन प्रॉफिट में है? $बिलियन, 1 बिलियन नहीं। उन्होंने अपनी देखे ना ट्रैक सैकड़ों किलोमीटर के इजाफे कर दिए, मुख्तलिफ हज़ारों किलोमीटर टूरिज्म का किया। उन्होंने मेट्रो चलाई, उन्होंने दिल्ली में, बम्बई में आप देखो लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं रोजाना की बात। और अब अभी याद पड़ रहा है कि आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो उन्होंने प्रोविंशियल बैरियर भी लगा दिया हुआ है कि आपका एक प्रोविंस से दूसरे में जाएगी, वो किसी वो कंटेनर पे नहीं जाएगी, वो ट्रेन पे जाएगी। अपनी गंदम जानी है, आपकी जितनी भी अजनास है वो सूबे से बाहर सिर्फ ट्रेन के जरिए जाएगी। अपने डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। और हमसे टिकटें नहीं बिक रही हैं। हमसे टिकटें नहीं बिक रही। दुआ करें ज़रा बेहतर हो जाए हालात।
अच्छा, इसको हमने किसी भी टेन्योर के जो रेलवे का मिनिस्टर है या रेलवे का सेक्रेटरी है, ये जो टॉप लेवल के जो इसके बैठे हुए हैं, जो 5-10 बंदे टॉप लेवल की हिरार्की के, उन्होंने कभी इस चीज़ को रियलाइज़ किया, एडमिट किया कि यार ये हमारा ब्लंडर है, हम नहीं कर सकते जी? मुंह से कैसे कहेंगे? अब वो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जी हमें बजट ही नहीं मिल रहा, हम क्या करें, मेंटेनेंस जब नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे, हमें हुकूमत बजट नहीं दे रही इतना। लेकिन जितना भी दे रही है, अगर उसमें भी ये नेक नीति और दयानतदारी से काम करें, तो उसी बजट में वो ट्रेन चल रही है ना सर? चल रही है, तो दयानतदारी से काम करें। लेकिन करप्शन तो जाहिर है हर जगह पे है, हर लेवल पे है। अब तो उस लेवल पे भी है जिन लोगों ने चेक करना होता है, जिन्हें उसका सदेबाब करना होता है, वो खुद मुब्तला हो चुके हैं इसमें। चले मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी, और आपने जो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूज़ को शेयर की। नाज़रीन करम, ये था आज का प्रोग्राम, और ये सारे हालात सुनने के बाद सिर्फ हम एक काम कर सकते हैं कि जी आप हाथ उठाएं और अल्लाह पाक के हज़ूर दुआ मांगें कि जी दुश्मन के टैंक में कीड़े पड़े। इसके अलावा और आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ईमान में रखे जी, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम तरीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।